यूरोप इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। 20% वर्ल्ड्स जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है यूरो का। मोर देन 20 कंट्रीज आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन यूरो यूज करती है एज अ ट्रेडिंग। एवरी ईयर यूरोप $16 ट्रिलियन का जीडीपी जनरेट करती है, बट स्टिल यूरोप में हमको प्रोटेस्ट, रिसेशन, इन्फ्लेशन दिखने को मिलता है। क्यों? इसका रीज़न क्यों है? जीडीपी में इतना डिक्लाइनेशन क्यों दिखता है हम लोग को यूरोप कंट्रीज़ में, इतना डेवलप होने के बाद भी? चैप्टर 1 अभी करंट थ्रेट्स कौन से यूरोपियन इकोनॉमी में, चैप्टर 2 दूसरे कंट्रीज कैसे अफेक्ट होंगे, और चैप्टर 3 हम उससे क्या सीख सकते हैं और कैसे हम लोग इस इकोनॉमिक थ्रेट से बच सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुआ था और इसका मुख्य कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के कारण बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज डैमेज हो गई थी, उनके कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था और मोस्टली वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में कंट्रीज लड़ने वाली यूरोप थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में अलाइज और एक्सेस पावर में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस था, एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली, पोलैंड और चेक रिपब्लिक था। बट अभी करंट टाइम में 2022 के बाद यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन में कंसिडर नहीं होता। यूरोप की इकोनॉमी को चलाने वाली 3 कम्युनिटी है। पहली इकोनॉमी, सेकेंड स्टील एंड कोल एंड थर्ड इज न्यूक्लियर वन। ये जनरली कम्युनिटी बिल्ड करने का मुख्य कारण था कि प्रॉफिट और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और इन कम्युनिटी वालों ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए थे। उसमें से 2 इम्पोर्टेंट ये है कि पहला, इंटर ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप इज़ फ्री, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में नहीं लगा सकती। और सेकेंड है कि मैं कहीं पे भी अक्रॉस द बॉर्डर फ्रीली वर्क कर सकता हूँ। ये सारे पॉलिसी पॉइंट्स मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कैसे ये पॉलिसी पॉइंट्स इकोनॉमी में थ्रेट बनते जा रहे हैं। 2 अथॉरिटी है जो यूरोपियन इकोनॉमी को चलाते हैं, एक सेंट्रल और एक नेशनल अथॉरिटी। ये हम लोग क्लासरूम के एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि क्लासरूम में टीचर है वो नेशनल अथॉरिटी है और प्रिंसिपल है वो सेंट्रल अथॉरिटी है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना ही यूरोपियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। इन केस सेंट्रल अथॉरिटी के पास ज़्यादा पावर रहेगा तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, इसके कारण दूसरी कंट्री नुकसान में जाती रहेगी। और अगर नेशनल अथॉरिटी के पास ज़्यादा पावर रहेगा तो वो दूसरे पॉलिसीज ला देगा, इसके कारण वो कंट्री यूरोपियन यूनियन से डिसकंटिन्यू हो जाएगी। जब एक यूरोपियन कंट्री दूसरे यूरोपियन कंट्री से सामान लेती है तो दूसरी कंट्रीज एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकती है। ये पॉलिसी अभी के टाइम में यूरोपियन इकोनॉमी में थ्रेट बनता जा रहा है। एक गाड़ी खरीदता हूँ फ्रांस से 100 के यूरो में और दूसरी गाड़ी खरीदता हूँ जर्मनी से 90 के यूरो में, तो मोस्टली पीपल कहाँ से खरीदेंगे? जर्मनी से। इसके कारण एक कंट्री में गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और दूसरी कंट्री में गाड़ी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आ जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। दूसरा पॉलिसी पॉइंट ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर मैं फ्रीली कहीं पे भी वर्क कर सकता हूँ। अगर मेरे को जर्मनी में नहीं फ्रांस में काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। अभी आफ्टर कोविड-19 के बाद मोस्टली पीपल वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉलिसी पॉइंट समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल कि एक डॉक्टर है जिसको पोलैंड में 100 के यूरो पर ईयर मिलता है और लग्जमबर्ग में 150 के यूरो पर ईयर मिलता है, तो मोस्टली पीपल कहाँ पे शिफ्ट हो गए? लग्जमबर्ग में। इसके कारण पोलैंड में डॉक्टर्स की संख्या घट जाती है और इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इसके कारण डिफरेंट पॉलिसी पॉइंट्स और इंटरेस्ट रेट चेंजेस करना पड़ते हैं यूरोपियन यूनियंस को। दूसरे 2 पॉइंट्स और है जिसमें कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर है। कोविड-19 के टाइम में मोस्टली पीपल लॉकडाउन में थे और इसके कारण एंटरप्राइज या जो भी सामान
लेने और देने का काम था वो रुक चुका था। इसके कारण इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा डिक्लाइनेशन दिखने को मिला, इन्फ्लेशन बढ़ा, रिसेशन बढ़ा। और दूसरा पॉइंट ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर, यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन यूनियंस ने सैंक्शंस लगा के रखे रशिया के ऊपर और आर्म्स और मिलिट्री सप्लाई की है यूक्रेन को। आफ्टर रशिया सैंक्शन जो मोस्टली ऑयल और गैस आता था वो रशिया से आता था और इसके कारण यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल और गैस की शॉर्टेज भी झेलनी पड़ी। चैप्टर 2 दूसरी कंट्रीज कैसे अफेक्ट होगी अगर यूरोपियन क्राइसिस आया तो। जनरली 20% ऑफ यूरोपियन कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड जीडीपी में, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होगी वो मोस्टली अफेक्ट होगी। उनके जो कंस्ट्रक्शन और जो इन्वेस्टर है वो डूब जाएंगे, इसके कारण दूसरी कंट्रीज अफेक्ट होगी। और जो जनरली बैंक्स में रिजर्व किया गया मनी है वो भी फास्ट मार्केट से निकल जाएगा और इंडिया में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा ये यूरोपियन क्राइसिस। तो इसका बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो मोस्टली हम लोग गोल्ड, बिटकॉइन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ता है और रिसेशन बढ़ जाता है। इसके कारण जॉब लॉसेस ज़्यादा हो जाती है और पीपल एक दूसरे को लूटने लगते हैं। इसके कारण कंट्री में इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी और प्रोटेस्ट और दंगे होने चालू हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी हो तो ये सारी चीज़ें बाय करके रखो, तो इसके कारण हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा फर्क ना पड़े।